नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सुधार को लेकर सरकार ने कड़ा लेकिन संतुलित रुख अपनाया है। विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि सुधार की प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं बल्कि धीरे धीरे और सतर्कता के साथ लागू की जा रही है। मंत्री ने सुधार की नीति को चिकित्सा पद्धति से जोड़ते हुए कहा कि फिलहाल विभाग होम्योपैथिक इलाज की तरह छोटे छोटे डोज में सुधार कर रहा है ताकि किसी तरह की रिएक्शन ना हो। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर एलोपैथिक इलाज और ऑपरेशन जैसे कड़े कदम उठाने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अचानक दबाव बनाने से व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए सुधार को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। शिकायत कई इस तरह की शिकायत एक ही नेचर का कई शिकायत आते हैं। हमारा जन कल्याण संवाद का मकसद है कि आमने सामने बैठकर हम समाधान करें। हमारे कर्मचारी से लेकर सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, किन्हीं को ईफ बट की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे प्रधान सचिव, सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहां से पूरे बिहार को जा रहा है। और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई जो परिपत्र संग्रह कंपेंडियम की उपलब्धता से अधिकारियों को नियम संगत तरीके से कार्य करने में जो सहूलियत मिलेगी, उसके 4 भाग तैयार किए गए हैं। परिपत्रों व प्रावधानों की खोज आसानी से की जा सकेगी। इसके एक भाग में अभिलेख एवं परिमाप तथा चकबंदी से संबंधित संग्रह है। भाग 2 में भू अर्जन, भाग 3 में खास महल भू हस्तांतरित भूमि बंदोबस्त, लोक भूमि अतिक्रमण में सैरात फेरी घाट बंदोबस्ती, राजस्व संग्रह, भू लगान, शेष मेला प्राधिकार और सी में वास भूमि बंदोबस्ती, बेदखली अभियान बसेरा, भू हदबंदी, भूदान, काश्तकार बटाईदार, कृषि भूमि सम परिवर्तन से संबंधित है। भाग 4 के अध्याय में भूमि दाखिल खारिज जमाबंदी, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, अध्याय 2 में क्षेत्रीय राजपत्रित, अध्याय 6 में भूमि विवाद निराकरण, भूमि पैमाइश, अध्यात्म 7 में बिहार भूमि न्यायाधिकरण और अध्याय 8 में भू अर्जन से संबंधित परिपत्र संग्रहित किया गया है। यह संकलन विभागीय नियमों को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके माध्यम से राज्य भर के पदाधिकारी अद्यतन प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर बेहतर ढंग से जनहित में जुड़े कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। विभाग को विश्वास है कि इन सभी कंपेडियम में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, नागरिकों को भी त्वरित एवं सटीक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और राज्य में महत्वपूर्ण कार्य पीएम किसान के डेटा को आधार से लिंक कर रैयत की भूमि को टैग कर फार्मर आईडी बनाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय से भी 15 अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 7 से 10 प्रतिनियुक्त किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जिस गति और जिस तेजी से विभाग जिले के अंदर दौरा करके भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कर रहा है, लंबित मामले की संख्या के निष्पादन उसी तेजी से बढ़ रहा है। लंबित मामलों दाखिल खारिज में लगभग 30,000 से ज्यादा दाखिल खारिज का जो आवेदन था उसमें कमी आई, उसका निष्पादन हुआ है।
और परिमार्जन में 90,000 से ज्यादा लक्षित मामलों की संख्या में कमी आई है। मापी भी हमारा बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। राजस्व न्यायालय दाखिल खारिज अपील, BLDRA दाखिल खारिज पुनरीक्षण, जमाबंदी, रद्दीकरण के मामले भी हमारा तेजी से बढ़ रहा है और लंबित मामलों की संख्या 4,655 से अधिक की कमी इसमें भी आई है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सनातन संस्कृति और परंपरा के अनुसार जब भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर कदम बढ़ाएंगे तो राजस्व भूमि सुधार विभाग का एक नया डाटा आंकड़ा भी हम लोगों के पास आएगा जो बिहार के लोगों के लिए शुभ रहेगा। ये उम्मीद है, सभी लोग लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि एक बार अभी तक जो हम लोग राजस्व अभियान में 46 लाख आवेदन हम लोग प्राप्त किए थे। कार्य प्रारंभ के समय आवेदन की स्क्रीनिंग का प्रतिशत 19% के लगभग था। और एक चीज बता दें, आप भोजपुर की बात कर रहे थे। हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है। लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव, सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग 3 तारीख को उन्होंने भोजपुर में जा करके जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जाकर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। अभी आपने जो पूछा कि शिकायत की, तो शिकायत का ज्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज्यादातर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर FIR करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की 5 स्टेट हाईवे के बनने का रास्ता साफ हो गया। पथ निर्माण विभाग के अधीन बिहार राज्य पथ विकास निगम ने बीते दिनों एशियन विकास बैंक को 5 सड़कों की प्राइस विद इवोल्यूशन रिपोर्ट भेजी है। ADB ने PBI की मंजूरी देते हुए इसकी सूचना निगम को दे दी है। अब ADB से वित्तीय सहायता के तौर पर बिहार सरकार को $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2900 करोड़ रुपए मिलेंगे। ADB की मंजूरी मिलते ही पथ निर्माण विभाग ने 5 सड़कों के निर्माण के लिए चयनित एजेंसियों को काम करने की अनुमति दे दी है। साथ ही इन सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन 5 सड़कों का निर्माण होना, उनकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। चयनित एजेंसी की ओर से जैसे जैसे सड़क का निर्माण किया जाएगा, चरणवार तरीके से ADB की ओर से राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू करने से पहले ही राज्य सरकार ने ADB की से संवैधानिक सहमति ले ली थी। उसी दिन के बाद सड़क परियोजनाओं की DPR तैयार कर जमीन अधिग्रहण और फिर निविदा जारी की गई थी। जिन सड़कों का निर्माण होना, उनमें अभी तक अधिकतर सिंगल लेन की सड़कें, अब इन सड़कों को कम से कम 2 लेन चौड़ा किया जाएगा। यातायात घनत्व को देखते हुए इसकी चौड़ाई और बढ़ाई जा सकती है। इन सड़कों को निर्माण कार्य पूर्ण होने के 2 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से भोजपुर, मुंगेर, बांका, नवादा, गयाजी, नालंदा, सारण, नवादा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों को सीधा लाभ होगा। गयाजी जिले की बनगंगा, जेठियन, गहलौर, भिंडर सड़क शामिल है। इसकी लंबाई 41,000 किलोमीटर है।
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के भाजपा कार्यालय में एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सावरी ने कहा कि आज सभी लोग महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारत की एनडीए सरकार ने एक बिल पास किया है, विकसित भारत जी राम जी बिल। पता नहीं क्यों जो केंद्र सरकार काम कर रही है उसका विरोध करने वाले का काम विपक्ष कर रही है। विपक्ष अच्छे से अच्छे काम का विरोध करती है। ये जी राम जी बिल है, इससे ग्रामीण इलाके कैसे आगे बढ़े, इससे काम होगा। विकसित गाँव बनाना जरूरी है। विकसित बिहार बनाने के लिए विकसित गांव बनाना जरूरी है। अब गांव कैसे विकसित हो उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने पुरानी सभी रोजगार योजनाओं को जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका नाम जवाहर रोजगार योजना कर दिया। उसके बाद जो सरकार आई कांग्रेस की, उसके नरेगा कर दिया, फिर मनरेगा कर दिया। तो इसका मतलब क्या, समय समय पर जो है जब नई रूप में योजना आती है तो लगातार ये परिपाटी है। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जो पूर्ववर्ती सरकार ने नाम बदला और नाम ही नहीं बदला। 600 ऐसे संस्थान है जो केवल गांधी परिवार के नाम पर उसका नाम रखा गया। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, खेल रत्न पुरस्कार स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया, जबकि उनको खेल से कोई वास्ता ही नहीं था। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण जो इसका परिवर्तन। अब बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया गया, तो क्या जवाहर जी का नाम का परिवर्तन हुआ, तो क्या जवाहर जी का अपमान किया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार ने? इसलिए ये जब नई योजना आती है तो उसका नाम का परिवर्तन होता ही रहता है। ये इनके आप याद करिए कि एक इनके प्रधानमंत्री अपने शासन के दौरान स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि हम लोग अगर 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 20 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है, 10 रुपया पहुंचता है। तो ये लोग वो जमाने वाले अभी भी आज तो सत्ता से दूर है, यही कारण से कि कितने इन लोगों के योजनाओं में भ्रष्टाचार शामिल रहता था। आज देखिए कि जैसे कि आप 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा में, अब ये जी राम जी जो विकसित भारत में आदरणीय एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये नया बिल पास हुआ है, इसमें गांव में पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125, जैसा कि पहले प्रस्ता बता चुके हैं। अगर 15 दिन में किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। और इतना प्रधानमंत्री जी के एनडीए के जो सोच है, आप देखेंगे कि सबको पहले अकाउंट से जोड़ा गया। आज 0 पैसे पर खाता खुल रहा था, उस समय कोई ये नहीं सोचा था। आज देखिए सबके खाते में सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही सब 100% पैसा लाभुक के खाते में जा रहा है। सरकार बीच के करप्शन पे तोड़ दिया है उन्होंने कमर कर, जो करप्शन करता है। तो इस सब पे नहीं है, ये लोग विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी लोग राम के नाम पर, जैसा कि पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे, तो महात्मा गांधी जी अपने आखिरी शब्द में मरते समय, महात्मा गांधी जी का तो सबसे प्रसिद्ध है उनका जो भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अगर इन लोगों का बस चलता तो उसमें ये लोग उनके भी इस शब्द पे पाबंदी लगा देते, जिसमें जितनी मिर्ची इन लोगों को लग रही है आज के डेट में राम के नाम पर। तो हमको लगता है कि अगर ये लोग महात्मा गांधी जी के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे, महात्मा गांधी जी के अगर इतने ही बड़े थे, तो मरते समय अपने आखिरी के समय में उन्होंने अंतिम शब्द हे राम बोला था। आज तो मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कहीं से भी चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो जी राम जी आया तो अच्छी बात है। लेकिन आज सही में महात्मा गांधी जी के आत्मा जरूर ये सोच रही होगी, हम लोग आशीर्वाद ही ले रही होगी कि शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो है। लेकिन लोग देखें, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो
इस योजना के तहत बहुत सारी कामें हो रही हैं गांव में, जैसा कि पूर्व के वक्ता बताया, जल संरक्षित का, पोखर का जीर्णोद्धार से लेकर के छोटे छोटे रोड बनाना, नहर बनाना, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ढलाई से लेकर के सब काम हो रहा है। तो ये विकसित भारत की जो सोच है हमारे एनडीए सरकार की, प्रधानमंत्री की, तो उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। पहले तरह अलग अलग था, बहुत तरह की योजना मनरेगा में किया जा रहा था। अब उसको जो है एक जगह समाहित किया गया है और उसके तहत जब देखिए कि किसी में 90 था, किसी में 10 था, किसी में 60 था, किसी में 40 था, मैंने राज्य का अंश 40 था। तो अब उससे ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि आप देखिए कि जो जिसका चर्चा आपके एक दूसरे साथी, हमारे पत्रकार साथी कर रहे थे जांच की बात को लेकर, तो इस सरकार की सब चीज पर नजर है। यही सब चीज को पारदर्शिता लाने के लिए ये नए कानून को लाया गया है। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री संजय सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा 104 सहायक अभियंताओं के लिए 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विभाग के विभिन्न जिलों से आए अभियंताओं ने यह कार्यक्रम में भाग लिया, जो हाल ही में 2 माह का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य अभियंताओं के बीच समन्वय बढ़ाना और विभागीय कार्यप्रणाली से अवगत कराना है। 104 सहायक अभियंता आए थे और ये लोग 2 माह का ट्रेनिंग गया में कर आए हैं। तो आज हम लोगों के सामने एक गेट टुगेदर के रूप में, एक दूसरे को जानने के रूप में, एक दूसरे को पहचानने के रूप में, कि हमारे विभाग के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी को एक दूसरे को जाने। इसके लिए आज हम लोगों ने एक उन्मुखी कार्यक्रम के तहत आज एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो 35% जो महिलाओं का आरक्षण देने की बात उन्होंने कही है, निश्चित रूप से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने उसको ध्यान में रखते हुए आज उस भागीदारी को भी निभाया है और महिलाओं की संख्या उतने से ज्यादा संख्या हमारे 104 जो सहायक अभियंता हैं उन लोगों में है। तो कहीं ना कहीं हमारे पांचों दल के जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतनराम मांझी जी, इन लोग का जो संकल्प के साथ एनडीए का जो सरकार में जो चौमुखी विकास की बात कही जा रही है और हर एक मंच से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए अब हमारे 104 जो सहायक अभियंता हैं वो अपना योगदान फील्ड में देंगे। और आज के कार्यशाला में उनको बताया गया है कि किस प्रकार से कार्य करना है। हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने भी उन लोगों को बताने का काम किया है कि आने वाले समय में किस प्रकार से आप लोग को जाकर अपने बेहतर प्रदर्शन करना है, कैसे जाकर आपको अपने क्षेत्र में अच्छे से ढंग से काम करना है और विभाग में आने वाले समय में जो भी अच्छे काम करेंगे उन लोगों को हम लोग सम्मान देने का भी काम करेंगे। जैसा कि हमने पिछले प्रेस वार्ता में भी कहा था कि हम अगर किसी को दंडित करते हैं तो प्रोत्साहन के रूप में जो अच्छे काम करेंगे उनको हम लोग सम्मान भी देने का काम करेंगे। इसी के आलोक में आज का यह कार्यक्रम रखा गया था। तो कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम से हमारे तमाम जो सहायक अभियंता हैं उनको कल से जाकर अपना वो पदभार ग्रहण करेंगे और अपना कार्य शुरू करेंगे और हमारी शुभकामना उनके साथ है कि आप जाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें और आगे बढ़ें। पिछले महीने जो आपने समीक्षा बैठक की थी, इसमें आपने कहा था कि जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या जिनके काम में गड़बड़ी पाई जाती है, ऐसी कई एजेंसीज हैं जिनको नोटिस भी किया जाता है या कई जगह पर काम खराब होता है या भ्रष्टाचार की बात होती है,
और क्या कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से अभी जो है सभी जगह पर जो हम लोगों ने कहा था 1 माह का हमने समय दिया था, तो अभी 20 दिन हुए हैं। आप देख लेंगे अभी 20 दिन हुए हैं, उसमें 10 दिन समय और बचे हुए हैं। 1 माह के बाद हमने कहा था, तो 1 माह जैसे ही पूर्ण होता है उसके बाद विभाग चारों जोन से अपना रिपोर्ट मांगने का काम हम लोग करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने 2 बातें कही थी, एक तो बिजली का और दूसरा कि जो भी ठेकेदार अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करते हैं और अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, अच्छे क्वालिटी में नहीं करते हैं, जिनका काम अधूरा है, जिनका काम बंद है, उनके ऊपर मैं पुनः कह रहा हूं कि आने वाले समय में जैसे ही 1 माह पूर्ण होगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी और उसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मंत्री जी, कई इलाका है पटना के भी, वहाँ भी पानी प्रदूषित मिल रहा है, पीने को मजबूर है, उससे क्या करवाएगा? यह जो शहर का क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र में हम लोग नहीं देखते। शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे जो मुख्य अभियंता हैं पटना के, उनके साथ हमने 2 दिन पहले ही हमने बैठक किया था और 2 दिन पहले उन्होंने पूरा बताया है कि हमारे यहाँ जो भी है CGRC के तहत जितने भी कंप्लेन थे वो हम सभी का निष्पादन कर चुके और कहीं भी कोई शिकायत बचा नहीं। सवाल ये है सर कि इस तरह से गाँव में लोग अभी सबको बिहार में बोरिंग कराते हैं, अपने घर में करा लेते हैं, इसको लेकर अन्य राज्यों में एक अलग नियम है, परमिशन लेना पड़ता है, अपने बिहार में नहीं है। यहाँ भी आने वाले समय पानी का शॉर्टेज होता है कभी में, तो ऐसा नियम लाने के बाद में विभाग विचार कर रहा है? देखिए, इसके लिए तो अभी आप जो बता रहे हैं, इसके लिए एक बैठक जो पिछले बार हुई थी, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपने अपने विभाग से जिन लोगों का जो भी इस प्रकार की बातें आ रही है, जो दूसरे राज्यों के आपने जो उल्लेख किया है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम अपने विभाग का भी बनाकर और जो सामने जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें हम लोग से जो मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से हम भी अपने विभाग से देने का काम। सर, जो जल स्तर घट गया लगातार, उसको सवाल किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? उसके लिए देखिए, जहाँ जल स्तर घट रही है और जहाँ पानी का दिक्कत हो रही है, वहाँ पे जिस जिलों में ये परेशानियां आ रही है वहाँ पे हम लोग सरफेस वाटर प्लांट के द्वारा उस जिला में और उस जगह पर हमने पहले भी काम किया है और आगे भी हम लोग काम करेंगे। जहाँ भी पानी की किल्लत होगी वहाँ पे हम लोग उसको कैसे बेहतर ढंग से पानी का सप्लाई दे पाएंगे, उसके लिए हम लोग सरफेस वाटर प्लांट लगाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में हाड़ कपाने वाली ठंड से भी राहत के आसार नहीं है। बिहार मंगलवार को जम्मू से भी ज्यादा ठंडा रहा। जम्मू का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री था, जबकि इस सीजन में पहली बार राज्य में न्यूनतम तापमान भागलपुर के सबौर में 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 25 जिलों का न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री रहा। भागलपुर, गयाजी, नालंदा, सीवान, समस्तीपुर सहित कई जिलों में तेजी से पारा गिरा है। सभी जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम पारा और गिरेगा। बिहार में बर्फीली हवा का प्रवाह लगातार जारी है। अगले 4 दिनों में दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट का पूर्वानुमान है। शीतलहर जैसे हालात बनने के आसार हैं। बुधवार को उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति रहने का आसार है। इसके साथ ही उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहने की आशंका है। शीत दिवस और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हालांकि प्रदेश के कुछ जिलों में दिन में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन बर्फीली हवा के कारण धूप निकलने के बावजूद लोगों को भीषण ठंड का एहसास होगा। मंगलवार को राज्य के ज्यादातर शहरों में दिन में धूप खिलने से आंशिक तौर पर राहत मिली, लेकिन पछुआ हवा के ठंड का एहसास रहा। हालांकि अधिकतम तापमान में 5.7 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री के आसपास रहा। सबसे अधिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में दर्ज किया गया। वह न्यूनतम तापमान 4 से 9 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ है। सबसे कम दृश्यता 40 मीटर वाल्मीकि नगर में दर्ज की गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।